डियर स्टूडेंट्स, एक वेद प्रस्ताव के लक्षणों में या उसकी विशेषताओं में या वैधानिक नियमों में नेक्स्ट आता है टेंडर प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। टेंडर में भी ए प्रपोजल और स्टैंडिंग प्रपोजल। टेंडर के निमंत्रण के प्रस्ताव अर्थात निविदा सूचना, इनकी लैंग्वेज से, इनकी भाषा से या इनको देखने से ही पता चलेगा कि कोई टेंडर प्रपोजल है यानी प्रस्ताव है या स्टैंडिंग प्रपोजल है यानी स्थायी प्रस्ताव है। जैसे यदि टेंडर में निविदा सूचना में किसी सर्टेन पीरियड में, किसी निश्चित अवधि में खरीदी जाने वाले माल की मात्रा को निश्चित कर दिया हो, तो ऐसी सूचना के रिस्पॉन्स में प्राप्त टेंडर को प्रस्ताव कहेंगे तथा ऐसे टेंडर की स्वीकृति ही प्रस्ताव की स्वीकृति मानी जाएगी एवं क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबंध का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि टेंडर आमंत्रित करने की सूचना में, निविदा सूचना में क्रय की जाने वाले माल की अनुमानित मात्रा एस्टिमेटेड क्वांटिटी तथा एस्टिमेटेड राशि, अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाता है तथा माल को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे खरीदे जाने की बात कही जाती है, तो ऐसी सूचना के रिस्पॉन्स में प्राप्त टेंडर को स्टैंडिंग ऑफर या चालू प्रस्ताव या स्थायी प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे टेंडर को स्वीकार करने मात्र से ही पक्षकारों के मध्य अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। इस स्थिति में जब जब माल की पूर्ति का आदेश दिया जाता है, तब तब अनुबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव की अवधि में जितनी बार माल खरीदने का आदेश दिया जाता है, उतनी ही बार नए अनुबंधों का जन्म होता है। इसमें आपको नोट डाल के ये भी लिखना है कि टेंडर देने वाला, निविदा सूचना देने वाला ऐसे चालू प्रस्ताव को, ऐसे स्थायी प्रस्ताव को या स्टैंडिंग ऑफर को माल खरीदने के आगामी आदेश से पूर्व कभी भी समाप्त कर सकता है। और ठीक इसी प्रकार स्टैंडिंग ऑफर या स्थायी प्रस्ताव प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी या पक्षकार भी आगे आदेश देने के लिए बाउंड नहीं होता है, अर्थात बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट वैधानिक नियम हम ले रहे हैं, प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। जब दो व्यक्ति या पक्षकार एक दूसरे के द्वारा किए गए प्रस्तावों से अनभिज्ञ रहते हुए, एक दूसरे को पता नहीं है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रस्ताव किया है, अनभिज्ञ रहते हुए एक जैसे ही प्रस्ताव यानी सेम प्रस्ताव एक दूसरे को करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव या काउंटर ऑफर कहा जाता है। अतः ऐसी दशा में किसी भी प्रस्ताव को दूसरे प्रति प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मान सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ए ने पत्र द्वारा, एक लेटर के द्वारा बी को अपना काला डेरा वाला मकान 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव किया और बी ने भी एक पत्र के द्वारा, जो लगभग उसी समय डाला गया जिस समय ए का पत्र डाला गया था, वही काला डेरा वाला मकान 5 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव ए को भेजा। ऐसी स्थिति में किसी भी एक प्रस्ताव को दूसरे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। यहां दोनों ही प्रस्ताव
काउंटर ऑफर्स है अर्थात प्रति प्रस्ताव है और ये वेद अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और एक वेद प्रस्ताव की अंतिम विशेषता या अंतिम वैधानिक नियम आता है, प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात शामिल नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार प्रस्ताव का रिस्पॉन्स देने के लिए बाउंड किया जाता हो, बाध्य किया जाता हो। इसी प्रकार प्रस्ताव में ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए जिससे पालन न करने से प्रस्ताव की स्वीकृति मानी जाए। यदि प्रस्ताव में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई शर्त लिखी हुई है तो ऐसी बात या शर्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ए बी को लिखता है कि मैं अपना स्कूटर 15,000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। यदि तुम्हारी ओर से अगले मंडे तक, अगले सोमवार तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो मैं ये मानकर चलूँगा, मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यहाँ इस प्रस्ताव का उत्तर नहीं देने से ए एवं बी के मध्य किसी प्रकार का अनुबंध उत्पन्न हुआ नहीं माना जाएगा। और इस पॉइंट के साथ ही, 15वें पॉइंट के साथ ही, एक वेद प्रस्ताव के वैधानिक नियम या विशेषताओं का टॉपिक या प्रश्न आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।